हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन की। कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखेंगे कि भाई कितने तरह के होते हैं एंटीबायोटिक्स और क्या इनका यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सो एक समरी वाइज देखेंगे हम, इतना कोई डीपली नहीं जाएंगे, बट आपको पूरा बताने का मतलब ये रहेगा कि भाई एंटीबायोटिक्स कितने तरह के होते हैं और ये कैसे काम करती हैं। खैर, हमारे जो एक वीडियो था ग्रुप ऑफ ड्रग्स, तो उसी का आप इसको पार्ट 2 मान सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो इसमें हम एक ही टॉपिक को कवर करेंगे, एंटीबायोटिक्स। हम नेक्स्ट टाइम एंटीवायरल ड्रग्स पे भी बात करेंगे और तरह तरह की वीडियोस आएंगी। खैर, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, लंबा टॉपिक है। तो समझते हैं इसको, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन बहुत काम आएगा आपके। शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई एंटीबायोटिक दवाइयाँ वो होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती हैं। भाई कोई बीमारी जो है बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तब वहाँ पे एंटीबायोटिक्स को दिया जाएगा। एंटीवायरल ड्रग नहीं है कि आप सोचेंगे वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड, निमोनिया, बहुत तरह तरह के सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, बहुत तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो तरह तरह के एंटीबायोटिक्स भी हैं। तो ये क्यों इतने सारे हैं? देखो भाई, कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में है तो भाई बैक्टीरिया को आप कैसे नष्ट कर सकते हैं? अगर आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है। उस बैक्टीरिया को मारना, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना, उस बैक्टीरिया की स्टॉप करना, उसकी ग्रोथ को, उसके कई तरह के तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये होता है भाई, आप उस सेल वॉल को नष्ट कर दो। भाई उसकी जो ऊपर एक सेल लेयर होती है, सेल वॉल, उसको अगर आपने नष्ट कर दिया, आपने इन द सेंस एंटीबायोटिक ने अगर उस सेल वॉल को नष्ट कर दिया, तो बैक्टीरिया मर जाएगा या उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरा होता है कि भाई उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम्स। तो ये इस प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकते हैं आप। तो ऐसे एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ होती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं। तीसरा होता है कि भाई उसके अंदर जो डीएनए आइसोमेरेज हो रहा है, मतलब कि सॉरी फॉर दैट, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, कि भाई उसका जो जेनेटिकल मॉलिक्यूल है वो कैसे रोक सकते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स डीएनए को भी डैमेज करते हैं, डीएनए को रोकते हैं ताकि वो अपनी तादाद ना बढ़ा सके, और कुछ आरएनए पे भी वर्क करते हैं। ये कुछ तरीके हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों बीटा लैक्टम। पहली जो कैटेगरी है दोस्तों, बीटा लैक्टम, ये बाद में देखते, लेकिन मैंने सोचा ये छोटी कैटेगरी है तो इसको अपन पहले ही निपटा देते हैं। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो कि सेल वॉल को नष्ट करते हैं, इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको खत्म करते हैं बैक्टीरिया की। तो बीटा लैक्टम में कौन कौन से आते हैं? देखो भाई, आपने सुना होगा साल्वेक्टम आता है, क्लेवुनलिक एसिड आता है, उसके अलावा टेजोवेक्टम आता है। ये सारे के सारे जो एंटीबायोटिक्स आते हैं दोस्तों, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आते हैं, और ये ज़्यादातर लंग्स की बीमारियां हो गई, साइनटिस हो गया, साइनस की बीमारियां हो गई, यूटीआई इन्फेक्शन, इनमें काम करते हैं। और इनके भी खैर बहुत तरह तरह के यूजेस होते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये मेन यूज़ है, ठीक है। तो डॉक्टर की चॉइस होती है वो कहाँ यूज़ करना चाहे। दूसरा होता है दोस्तों, सबसे पुराना और काफ़ी फेमस है। पेनिसिलिन भी एक सेल वॉल को ही नष्ट करने वाला एंटीबायोटिक है। इसमें जितने भी एंटीबायोटिक्स आते हैं, सारे के सारे सेल वॉल के ऊपर हमला करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं एंटीबायोटिक को। पेनिसिलिन में तरह तरह के होते हैं, जैसे कि भाई एम्पेसिलिन होता है, एमोक्सिसिलिन होता है। ये एम्पेसिलिन और एमोक्सिसिलिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक कहलाते हैं। उसके अलावा पेनिसिलिन जी है और पेनिसिलिन वी, ये नैरो स्पेक्ट्रम में आते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब छोटा स्पेक्ट्रम होता है इनका। और होता है दोस्तों ये जो निफेसिलिन और ऑक्सासिलिन और डाइऑक्सिसिलिन, ये वेरी नैरो होते हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा छोटे स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक्स होते हैं। और उसके बाद बात करें जाए दोस्तों कार्बोक्सी ऑक्सीसिलिन और पिपरासिलिन। यहाँ पे ये जो है एक्सटेंड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक्स होते हैं। खैर, ये मैंने जो आपको बताया स्पेक्ट्रम वाइज बताया है भाई, उसमें एम्पेसिलिन भी आएगा, एमोक्सिसिलिन भी आएगा, अपना निफेसिलिन भी आएगा, ऑक्सासिलिन आएगा, क्लोक्सासिलिन आएगा। खैर, ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं पेनिसिलिन ग्रुप के, ये आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर आपके फेफड़े में यहाँ पे पूरा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा तब काम करेंगे। आपके कान के इन्फेक्शन में मिडिल ओटाइटिस मीडिया वगैरह हो जाता है, उसमें काम करता है पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स। थ्रोट इन्फेक्शन हो या कभी, उसमें भी काम करता है।
और कई बार देखा गया है कि अगर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाए, मतलब कि आपको अगर कट जाए तो चोट लग जाए, तब वो टाँके वगैरह सुखाने में भी इसका यूज़ देखा गया है। सो ये पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। इसके बहुत यूज़ होते हैं, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेन यूज़, ठीक है। डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो किसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या देना चाहे। अब बात करेंगे दोस्तों सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की। दोस्तों सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं ये भी सेल वॉल को ही नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट करके उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, उसको नष्ट करते हैं, ठीक है। सो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप जो है दोस्तों ये जनरेशन वाइज है। क्या है कि ये जो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप है ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें क्या समय समय पे इसमें अपडेट्स होते गए और समय समय पे नए एंटीबायोटिक्स आते गए, तो इसलिए इनमें जनरेशन वाइज इसको डिवाइड कर दिया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों सेफालेक्सिन आता है, सेफाजोलिन आता है, सेफाड्रोक्सिल और सेफाड्राइन, ये एंटीबायोटिक्स दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है सेकंड जनरेशन, इसमें दोस्तों सेफ्रोक्सिम, आपने सुना होगा सेफोरिक्सिम, सेफाप्रोजिल, सेफाक्लोर और सेफोटेक्सिन, ये एंटीबायोटिक इसमें सेकंड जनरेशन में आते हैं। थर्ड जनरेशन की बात किया दोस्तों तो सेफाप्रोजोन, सेफ्ट्रिएक्सोन और सेफ्टिक्सिम और साथ ही सेफोडॉक्सिम, ये काफ़ी फेमस है दोस्तों। सेफिक्सिम, सेफ्ट्रिएक्सोन, सेफोडॉक्सिम, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा आता है दोस्तों सेफोटेक्सिन, ये सारे के सारे थर्ड जनरेशन में आते हैं। फोर्थ जनरेशन आता है दोस्तों सेफपाइन और सेफपीरोम, ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम है इसके, तो खैर आप प्रोनाउंसिएशन में ना जाएं। सो खैर ये चारों जनरेशन है दोस्तों। इनमें जो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक्स होता है दोस्तों, बोन इन्फेक्शन, हड्डियों का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, स्किन का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, चमड़ी का, उसमें काम करता है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ देखा जाता है इसका। यूटीआई, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अच्छा काम देखा गया। आरटीआई में भी काम करता है। अपर आरटीआई, ऊपरी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें काम करता है। साथ ही इन्फेक्टियस डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे भाई टाइफॉइड हो गया और निमोनिया हो गया और मेनिंजाइटिस हो गया, इस तरह की जितनी भी बीमारियां होती हैं इनमें सेफेलोस्पोरिन ग्रुप को दिया जाता है। अब बात करें दोस्तों कार्बापेनम्स की, ये एंटीबायोटिक्स भी दोस्तों सेल वॉल को ही नष्ट करते हैं बैक्टीरिया की। इनमें आते हैं दोस्तों मेनोपेरम, एरिटापेनम और डोरिपेनम। ये जो मैं आपको एंटीबायोटिक्स बता रहा हूँ दोस्तों, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस पे काम करते हैं। हाई रिस्क इन्फेक्शन जहाँ होता है वहाँ पे काम करते हैं, मतलब कि बहुत कम यूज़ देखने को मिलेगा। जब पेशेंट वेंटिलेटर पे भी होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है अधिकतर। और मेनिंजाइटिस में इसका यूज़ बहुत अच्छा देखा गया है, ठीक है, कार्बापेनम्स का। वहीं बात की जाए मोनोवैक्टम्स की, ये भी सेल वॉल को नष्ट करने वाले एंटीबायोटिक्स होते हैं दोस्तों, मोनोवैक्टम्स। इनमें आता है दोस्तों एस्ट्रोनम, मोनोवैक्टम के अंदर आता है एस्ट्रोनम, और ये एस्ट्रोनम दोस्तों ये भी सेल वॉल को नष्ट कर रहा है। ये इसमें आता है दोस्तों, जिसका यूज़ क्या है एक्चुअल में, ब्लड इन्फेक्शन, अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन, यहाँ तक कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई इन्फेक्शन है, ओवरी में, यूटेरस में, यूरिनरी ब्लैडर में, तब ये काम अच्छा करता है। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ ग्लाइकोपेप्टाइड्स की। कुछ एंटीबायोटिक्स इसमें ऐसे हैं दोस्तों, ग्लाइकोपेप्टाइड्स कैटेगरी में आते हैं, जिनमें दोस्तों बैंकोमाइसिन आता है। बैंकोमाइसिन इसका इस्तेमाल बहुत कम देखा जाता है। एक्चुअली क्या है कि जब एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस जब हो जाती है तब बैंकोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। भाई सारे एंटीबायोटिक्स फेल हो गए, यूज़ नहीं हो पा रहा, मतलब काम नहीं आ रहा है, पेशेंट सही नहीं हो रहा, तब बैंकोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डायरिया हो गया, कॉलन इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम इन्फेक्शन, इनमें बैंकोमाइसिन का यूज़ देखा जाता है। सो दोस्तों ये तो थे ऐसे एंटीबायोटिक जो कि सेल वॉल पे हमला कर रहे थे। अब हम जानेंगे कि भाई ऐसे एंटीबायोटिक जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। तो इसमें पहला आता है दोस्तों अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो भाई अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आते हैं कौन कौन से, अमीकासिन आता है जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में काम करता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन द सेंस कि बहुत सारी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं तब अमीकासिन को दिया जाता है, और डॉक्टर्स तो आजकल क्या है अमीकासिन लगा ही देते हैं, ठीक है। तो अमीकासिन बहुत अच्छा यूज़ होता है, कई तरह के सिस्टमेटिक बीमारियां होती हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अमीकासिन। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन दोस्तों लंग्स की बीमारियों में, यहाँ तक कि ब्रोंकाइटिस, और दूसरा स्किन इन्फेक्शन के लिए जेंटामाइसिन के क्रीम भी आते हैं। और जेंटामाइसिन देखा जाएगा दोस्तों छोटा सा बॉयल रहता है, वो डॉक्टर लगाता ही है दूसरी दवाइयों के साथ मिक्स करके, ठीक है, स्टेरॉइड वगैरह मिक्स करके लगाता ही है।
तरह तरह के बीमारियों में जेंटामाइसिन का बहुत अच्छा यूज देखा जाता है। दूसरा आता है दोस्तों टोब्रामाइसिन। टोब्रामाइसिन भी अच्छा है, इसमें ही आता है, ये भी इसी तरह काम करता है। दूसरा नियोमाइसिन। नियोमाइसिन हैप्टिक कोमा होता है, एक सिचुएशन होती है हैप्टिक कोमा, उसमें यूज होता है। हैप्टिक कोमा के बारे में अपन कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। और स्किन इन्फेक्शन और हैप्टिक कोमा में नियोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्यूबरक्लोसिस में आप देखने को मिलेगा, पेशेंट को महीनों इंजेक्शन लगते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन का, तो इसको आप माने कि भाई ट्यूबरक्लोसिस में अच्छा यूज है। टेट्रासाइक्लिन्स। तो भाई टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन होता है, एक खुद से ही टेट्रासाइक्लिन के नाम से मिलता है बाजार में, और दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे माइनॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। तो ये तीन है इसमें बेसिकली। तो जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स होते हैं दोस्तों, ये क्लैमिडियल इन्फेक्शन में काम करते हैं। कई बार क्या होता है, महिलाओं के अंदर क्लैमिडिया एक बीमारी होती है, जिसको हम कभी समझेंगे क्लैमिडिया क्या होता है। क्लैमिडिया इन्फेक्शन होता है, उसमें काम बहुत अच्छा करता है। साथ ही एक्ने, अगर किसी के मुंह पे फुंसियाँ वगैरह मुहासे हो रहा है तब इसके कैप्सूल्स लेने से ये कम कंट्रोल हो जाते हैं। और यूटीआई और गोनेरिया, ऐसी समस्याओं में भी इसका यूज देखा जाता है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स का। अब आती बात ऑक्साजोलिडोन्स। ऑक्साजोलिडोन्स ये भी एक ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, लाइनाजोलिड और टाइडजोलिड। ये लाइनाजोलिड और टाइडजोलिड एंटीबायोटिक्स बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, और ये एक प्रकार सस्पेक्टेबल इन्फेक्शन में काम करते हैं। इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ सस्पेक्टेबल इन्फेक्शन हो जाता है या निमोनिया, उसमें डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं लाइनाजोलिड या टाइडजोलिड का। 11वें नंबर पे आता है दोस्तों स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। ये एंटीबायोटिक भी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। इसमें आता है दोस्तों क्वानिनोप्रिस्टिन और डेफ्लोप्रिस्टिन। ये दो एंटीबायोटिक्स हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, सस्पेक्टेबल इन्फेक्शन में काम करते हैं और साथ ही स्किन इन्फेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत कम यूज होते हैं, देखने को बहुत कम मिलेंगे आपको। अब आता है दोस्तों एक और क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक दोस्तों, इस पे क्या है, कई देशों में इसको बैन कर दिया है। क्या है कि इसमें एप्लास्टिक एनीमिया जैसी कंडीशन बन जाती है पेशेंट को, तो इसको कई जगह पे बैन किया गया है, ठीक है। और क्लोरामफेनिकोल का यूज़ दोस्तों यही है कि ये हैजा जैसी कंडीशंस होती हैं, कोलेरा वगैरह, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। टाइफाइड में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर्स, और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। अब बात करेंगे दोस्तों मैक्रोलाइड्स कैटेगरी की। इस कैटेगरी के एंटीबायोटिक भी जो है प्रोटीन सिंथेसिस को ही रोकते हैं। इसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक आते हैं, बहुत ही फेमस है दोस्तों, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये तीनों एंटीबायोटिक इसी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अच्छे काम करते हैं दोस्तों। इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होता है आरटीआई वहाँ पे, साथ ही सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन और निमोनिया में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स रहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों लिंकोसामाइड्स की। कुछ एंटीबायोटिक्स लिंकोसामाइड कैटेगरी में आते हैं जो कि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। इसमें आता कौन कौन सा, क्लिंडामाइसिन और लिंकोमाइसिन। क्लिंडामाइसिन की आपको जेल देखने को मिलेगी मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, एक्ने में बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। जो भी अपने चेहरे पे एक्ने वगैरह होती है वहाँ पे क्लिंडामाइसिन का जेल आपको देखने को मिल जाएगा। सो हम कह सकते हैं भाई क्लिंडामाइसिन जो है एक्ने वगैरह में यूज़ करते हैं। दूसरा आता है दोस्तों लिंकोमाइसिन, सॉरी फॉर दैट। लिंकोमाइसिन दोस्तों ये भी क्या होता है कि ईयर इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन हो गया, लंग इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन में काम करता है। अगर किसी के स्किन में कोई जख्म हो जाता है तब लिंकोमाइसिन के इंजेक्शन आते हैं मार्केट में, आप वो लगा सकते हैं। सो खैर ये यहाँ पे काम करता है। अब बात करेंगे दोस्तों डीएनए टोपोआइसोमेरेज के बारे में, कि भाई ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि डीएनए टोपोआइसोमेरेज, मतलब कि ये एक एंजाइम पे वर्क कर रहा है। ये जो उसको एंजाइम को इनहिबिट करके उसके अंदर का जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको रोक देते हैं, डीएनए जो है इंटरफेयर कर देते हैं। बैक्टीरिया के अंदर का जो डीएनए है उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं ये वाले एंटीबायोटिक्स, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो फ्लूरोक्वानिलोन्स, ठीक है। फ्लूरोक्वानिलोन्स में कौन कौन से आते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आता है, और अपना नॉरफ्लॉक्सासिन आता है, लीवोफ्लॉक्सासिन और साथ ही ऑफफ्लॉक्सासिन। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपने सुना ही होगा इनमें से किसी ना किसी का नाम। सो चाहे वो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन हो, ऑफफ्लॉक्सासिन हो, नॉरफ्लॉक्सासिन हो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारे के सारे डीएनए पे जाकर वर्क करते हैं। बैक्टीरिया का डीएनए डैमेज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें यूज़ क्या क्या है इनके,
इनमें से जितने भी एंटीबायोटिक्स बताए आपको मैंने, ये यूटीआई में यूज़ करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी लिवर किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ट्यूब्स और यूरेटर, इनमें सब में यूज़ किया जाता है। बहुत यूज है इसके, मतलब इसके यूजेस बहुत ज़्यादा है। ब्रोंकाइटिस में कर लो, टीबी में कर लो, इन्फ्लुएंजा में, हर तरह तरह की बीमारियों में इसके डॉक्टर के ऊपर रहता है वो कहाँ यूज़ करना चाहे। इसके मल्टी ड्रग चॉइसेस होती हैं, ठीक है। सो बोन इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बहुत सी जगह इसको काम में लिया जा सकता है, फ्लूरोक्वानिलोन्स को, ठीक। फिर आता है दोस्तों क्वानिलोन्स, ये भी डीएनए को ही डैमेज करता है, लेकिन इसके अंदर आता है दोस्तों कौन सा, नैलिडैक्सिक एंटीबायोटिक, ठीक है। तो नैलिडैक्सिक एसिड एंटीबायोटिक क्या होता है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे वर्क करता है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियों में काम करता है जो कि इन बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, जैसे कि प्रोटियस वल्गेरिस, प्रोटियस मिराबिलिस। इन बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई बीमारियां होती हैं तब ये यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों फोलेट एसिड सिंथेसिस को रोकने वाले एंटीबायोटिक्स की। भाई ये ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि फोलेट सिंथेसिस को रोक देते हैं, ठीक है। सो फोलेट सिंथेसिस भी रुकेगा तो बेबी बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा। सल्फोनामाइड आपने बहुत सुना होगा, सल्फोनामाइड, सॉरी फॉर दैट, सल्फोनामाइड्स, ठीक है। तो इसमें पहला आता है दोस्तों सल्फामेथोहेक्सोजोल। तो सल्फामेथोहेक्सोजोल में क्या है कि ये आई इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, और इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि कई लोगों को ये सूट नहीं हो पाता। सल्फर ड्रग्स के नाम से फेमस होते हैं ये एंटीबायोटिक्स, तो ये सूट नहीं कर पाते हैं कई लोगों को, तो इसका कम यूज देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों नाइट्रोइमिडाजोल्स के बारे में। ये दोस्तों नाइट्रोइमिडाजोल्स क्या है कि ये भी डीएनए को डैमेज करते हैं एक प्रकार से, उस प्रकार से आराम मिलता है कि भाई बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। फिर इसमें कौन कौन से आते हैं कि इसमें देखो भाई, इसमें टिनिडाजोल आता है, ऑर्निडाजोल आता है। ये क्या है कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाता है कई बार पेट में, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, कोलोन में इन्फेक्शन हो जाता है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन जितना भी होता है ये उसमें काम करते हैं। कौन से, जो ऑर्निडाजोल आपने सुना होगा नाम, टिनिडाजोल, ये इसमें काम करते हैं। और दोस्तों अब बात करेंगे रिफाम्पसिन। रिफाम्पसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि mRNA पर जाके वर्क करता है। आरएनए होते हैं तरह तरह के, उसमें से एक होता है mRNA, तो ये उस पर जाके वर्क कर रहा है। तो रिफाम्पसिन है दोस्तों, ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस है। एंटी ट्यूबरकुलोसिस है तो जाहिर सी बात है टीबी में इसका इस्तेमाल देखा जाता है। टीबी के दो ही एंटीबायोटिक हैं, आइसोनियाडिन और रिफाम्पसिन, ठीक है, रिफाम्पसिन। तो यही है दोस्तों एंटीबायोटिक्स, और हो सकता है कुछ एक आध छूट भी जाए तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था और हर चीज़ इतना याद नहीं रह पाती है। सो मुझे बताइएगा ज़रूर, और मैंने पूरी कोशिश करी कि भाई आपको आसानी से बताया जाए। तो इसमें आपको एक रिकैप कर देता हूँ। इसमें क्या है कि देखो भाई, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे थे जो कि सेल वॉल को नष्ट कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रहे थे, कुछ फोलेट सिंथेसिस को रोक रहे थे, और कुछ जो है डीएनए को नष्ट कर रहा है, कुछ आरएनए को। तो ये कैटेगरीज वाइज मैंने आपको बताया। और हमारी जो एक सीरीज चलती है कि भाई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लेकर वीडियो बनाते हैं, तो उसमें पूरा डिटेल में जानते हैं। सो आप उसको भी देख सकते हैं, एक एक को भी डिटेल में मैंने बताया है। सो खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर से लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भाई ऐसी बड़ी बड़ी वीडियोस बना के दूँ आपको मैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं कुछ अपडेट्स देते रहता हूँ। सो आपको पता चलेगा कि भाई आने वाला वीडियो कौन सा वगैरह वगैरह। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।